हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। देखो, अब तक हमने मेन जो बातें थी हमारे चैप्टर की सारी वो पढ़ ली हैं। आज हमें कुछ सिंपल टॉपिक करने हैं, दो चार बस, बाकी हमने कंप्लीट पढ़ लिया पूरे चैप्टर को। तो इस चैप्टर में हमारी जो फसलें थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप उनको अच्छे से याद रखना कि कौन सी फसल किस मौसम में होती है, कौन से राज्य में होती है, कौन सा राज्य सबसे टॉप पे है किस फसल में। ठीक है, तो आपको वो सारी बातें जो हमने पिछले वीडियो में करी थी वो अच्छे से याद होनी चाहिए। इस वीडियो का हमारा पहला टॉपिक है भारत में खेती का विकास, यानी कि जो एग्रीकल्चर है वो कैसे डेवलप हुआ है भारत में। हम मेनली इसमें आज़ाद होने के बाद की बात करेंगे। देखो, सबसे पहला फेज़ है हमारा आज़ादी के बाद, यानी कि 1950 के बाद का टाइम। तो 1950 से 1960 ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। इस टाइम पे जो भारत की खेती थी वो कैसी थी? बहुत ही ख़राब थी। इतनी ख़राब हालत हमारी आज़ादी के टाइम पे थी कि हमारे पास खाने को गेहूँ नहीं था। तो हमने सबसे पहले फोकस किया खाने पीने की फसलों पे। तो हमने 1950 के दशक में भारत में गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, इन चीज़ों पे फोकस किया क्योंकि यही हमारे अनाज थे। तो फर्स्ट फेज़ में हमने किस चीज़ पे फोकस किया? सिर्फ खाद्यान्न फसलों पे, यानी कि जो खाने पीने की फसलें हैं वो प्रोडक्ट्स हमने उगाए जिनसे कि हम अपना पेट भर सकें। तो 1950 के दशक में कोई कमर्शियल क्रॉप हमने नहीं उगाई, जैसे कि गन्ना होता है, चाय, कॉफ़ी। मेनली हमने खाने पीने की फसलें उगाई। फोकस रहा हमारा ग्रेन्स पे, मेनली अनाज पे, ताकि हम जो है जनता का पेट भर सके। तो पहले 10 साल बिल्कुल बर्बाद थे हम। उसके बाद आया 60s का टाइम। अब 60s का टाइम और भी बुरा चला हमारे लिए। क्यों? क्योंकि 1962 में हमारी चाइना से लड़ाई हुई। अब जब चाइना से लड़ाई हुई तो देश में अकाल पड़ गया। उससे हम उभरने ही वाले थे कि 1965 में दोबारा से लड़ाई हो गई पाकिस्तान से, तो उससे भी बहुत बड़ा अकाल पड़ा। फिर क्या हुआ? 67 के आसपास भारत में मानसून नहीं आया, यानी बारिश नहीं हुई। पहले जो है खेती, ऐसे ट्यूबवेल वगैरह कुछ नहीं होते थे, सिर्फ बारिश हुई तो खेती होती थी। तो बारिश नहीं हुई तो 3 साल ऐसा अकाल पड़ा कि बर्बाद हो गए हम बिल्कुल। 60s का जो शुरू का टाइम है, इतना बेकार टाइम है भारत के लिए। हज़ारों लोग यहाँ पे मरे थे उस टाइम पे भूख की वजह से, क्योंकि हमारे पास चावल, गेहूँ कुछ भी नहीं था खाने को। तो हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ा बहुत ज़्यादा। अब जैसे ही 60s का लास्ट वाला टाइम था, 1968, 69 और 70s जब शुरू हुआ, उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फोकस किया खेती पे। अपना सारा पैसा इंडियन गवर्नमेंट ने खेती पे लगा दिया। 60s के लास्ट में और 70s की शुरुआत में भारत ने एक अलग ही तरीके से खेती का प्रोडक्शन किया। भारत में चलाया गया ग्रीन रेवोल्यूशन। तो देखो, 2 फेज़ हमने पढ़े। पहला 50s में जब खाने पीने को कुछ नहीं था, हमने सिर्फ फूड पे फोकस किया, ग्रेन्स पे फोकस किया। दूसरा फेज़ हमने पढ़ा 60s में, जब शुरू में दिक्कत रही, ठीक है, पर 60s के लास्ट से अब तीसरा फेज़ शुरू हो गया है। तो 60s के लास्ट में और 70s में थर्ड फेज़ शुरू होता है हमारा, जिसमें कि हमने फोकस किया ग्रीन रेवोल्यूशन पे। तो 60s के लास्ट, 70s पूरा और 80s पूरा भारत में चला ग्रीन रेवोल्यूशन, हिंदी में बोलते हैं हरित क्रांति। अब हरित क्रांति में क्या हुआ? हमने जो है अपनी फसलों को सुधारा। हमारे यहाँ के साइंटिस्ट, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट ने हर तरीके से फसलों के लिए अच्छा करने की सोची। तो बहुत सारे बीज बनाए गए। बीज में मेनली HYV बीज तैयार किए गए। मैक्सिको से गेहूँ मंगाया गया स्पेशल टाइप का, ठीक है, और फिलीपींस से चावल मंगाए गए स्पेशल टाइप के। यहाँ पे इंडियन साइंटिस्ट ने भी बहुत सारे बीजों की वैरायटी तैयार करी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हमने गेहूँ और चावल की फसलें पैदा की। तो गेहूँ इतने बड़े लेवल पे हमने पैदा किया कि जो उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, इस एरिया में बहुत बड़े लेवल पे हमने फसलें उगाई। तो जो भी फसलें हमने पढ़ी थी पिछली वीडियो में, वो सारी की सारी फसलें मेनली ग्रीन रेवोल्यूशन में उत्तर भारत में उगाई गई। तो आपने देखा था ना कि हर एक फसल मेनली उत्तर भारत में पैदा हो रही है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के समय में गेहूं को टारगेट फसल बनाया गया, क्योंकि इस एरिया की सबसे मेन खाने वाली फसल गेहूं ही थी। तो वीट जो है उस पर बहुत फोकस किया ग्रीन रेवोल्यूशन में, और भारत में मशीनें लाई गई। पहली बार ट्रैक्टर वगैरह, ट्यूबवेल्स, बिजली, ये चीज़ें खेतों में यूज़ हुई हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के ही समय। उससे पहले तो बारिश हो गई तो फसल होती थी, नहीं हुई तो नहीं होती थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के समय ये सारी चीज़ें लाई गई। खेती में जो भी सुधार हो सकते थे ना, वो सारे किए गए। तो इससे क्या हुआ? जो है हमारी खेती बहुत बड़े लेवल पर चली गई। तो तीसरा फेज़ ऐसा है जिसने कि इंडियन एग्रीकल्चर को बहुत ऊपर पहुंचा दिया। जिस देश को 1960s में गेहूं मंगाना पड़ा था, अमेरिका, मैक्सिको जैसे देशों से गेहूं को मंगाना पड़ा था, कर्जा लेना पड़ा था, उस देश ने 1970s में सारा तो अपना कर्जा वापस कर दिया। जो गेहूं है वो दूसरे देशों को भेजने लगा। इतना ज़्यादा गेहूं हमने प्रोड्यूस कर दिया उस टाइम पे, हमारी खुद की ज़रूरत भी पूरी हो गई और हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी करने लगे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत सफल रही थी और इसने क्या किया था? बहुत बड़े लेवल पे गेहूं का प्रोडक्शन किया था। उसके बाद देखो अगला फेज़ आया
90s का टाइम। 90s के टाइम पे क्या हुआ, हमने इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया, तो उसमें थोड़ा सा एग्रीकल्चर हमारा लो हुआ, पर फिर भी वो अच्छे लेवल पे चला क्योंकि चीज़ें सेटअप हो चुकी थी, सारे इक्विपमेंट्स वगैरह, कोई ज़रूरत नहीं थी खेती पे ज़्यादा फोकस करने की। तो 90s के टाइम पे इंडस्ट्रीज़ थोड़ी बड़ी हैं भारत में, ठीक है, उसकी वजह से थोड़ा एग्रीकल्चरल लैंड कम हुआ, तो 90s के टाइम पे थोड़ा सा खेती को फ़र्क पड़ा है। पर फिर भी भारत की खेती आज देखते हो आप टॉप पे है, बिल्कुल बहुत अच्छे से हम चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये थे कुछ मेन फेजेस जिनसे कि भारत की खेती गुजरी है आज़ादी के बाद। पहला फेज़ है 90s 50s का, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था खाने को, सिर्फ अनाज की फसलें हमने उगाई। फिर 60s में दिक्कत थी, शुरू में सबसे ज़्यादा अकाल पड़े, फिर हमने 60s के लास्ट में ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया, फिर 70s 80s और 90s तक भी अच्छी फसलें रही है हमारी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम मेनली 70s और 80s है, ठीक है। तो इस टाइम पे बहुत अच्छे से हमने प्रोडक्शन किया, इन 3 दौर से भारत की खेती गुजरी है। अब है हमारा लास्ट टॉपिक कि जो हमारी खेती है उसके सामने प्रॉब्लम क्या क्या है। देखो, जो ग्रीन रेवोल्यूशन चला वो तो केवल कुछ ही स्टेट्स में चला, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, कुछ हिस्सा राजस्थान का था, उसके अलावा यूपी में, इधर सेंट्रल इंडिया में, और जो मेनली नॉर्थ वाला इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में चला। वो नॉर्थ इंडिया को ही उससे फ़ायदा हुआ। बाकी जो भारत बचा, इतने सारे राज्य बचे, वहाँ पे तो ये चीज़ें नहीं पहुँच पाई। तो क्या हुआ, इससे दिक्कत हुई और स्टेट्स में, उन स्टेट्स में फसल अच्छी पैदा नहीं हो पाई। और आज के टाइम पे भी उड़ीसा जैसे एरिया में कोई फैसिलिटी नहीं है इन फसलों को उगाने के लिए, तो वहाँ पे बहुत गरीबी है। झारखंड जैसे एरिया में भी ज़्यादा फसलें जो है वो नहीं उग पाते क्योंकि रिसोर्सेज कम हैं, ट्रैक्टर वगैरह वहाँ के किसान अफोर्ड नहीं कर पाते, इससे बड़ी प्रॉब्लम हुई वहाँ पर। तो इससे भारत में खेती में कुछ समस्याएं भी हैं। तो सारी अच्छी चीज़ तो हमने अब तक पढ़ ली, अब हम देख रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है भारत की खेती में। सबसे पहली प्रॉब्लम है मानसून की समस्या, यानी कि अगर टाइम पे बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, फसल अच्छी भारत में नहीं हो पाती। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लो प्रोडक्शन, कि भारत में इतनी ज़मीन और भी पड़ी हुई है, केवल कुछ ही राज्य प्रोडक्शन कर रहे हैं, बाकी ज़मीन में प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, तो भारत में खेती का प्रोडक्शन कम है। तीसरा है पैसे की कमी, यानी कि लैक ऑफ मनी। जब लैक ऑफ मनी है, मैंने आपको बताया, जो बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ के किसानों के पास पैसा कम है। अब पैसा कम है तो वो अपने रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते, तो पैसा कम होने की वजह से खेती से पूरा प्रोडक्शन नहीं निकल पा रहा है। तो पैसे की कमी भी भारतीय किसानों के पास है। आप देखते हो कितने सारे किसान कर्ज के नीचे डूबे हुए हैं, कितने सारे किसानों ने बहुत फांसियाँ भी लगाई हैं। तो कितनी बुरी बात है भारत के लिए ये कि भारत का किसान, भारत का अन्नदाता जो है वो आज गरीब है और उसके पास जो है रिसोर्सेज नहीं है प्रॉपर। सारे देश के किसानों के पास ऐसा नहीं है। हरियाणा पंजाब के किसान जो है वो, उनके पास दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, उनके पास तो ट्रैक्टर भी है, खेत भी हैं, उनकी ज़मीनों के रेट भी बहुत हाई हैं। पर जो इधर की साइड है, बिहार वाली साइड, बंगाल वाली साइड, यहाँ के किसान बहुत गरीब है। छत्तीसगढ़ वाला एरिया हुआ तो इस एरिया में किसान गरीब हैं, ठीक है। इधर नॉर्थ की साइड में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो ग्रीन रेवोल्यूशन जब चला था तो ज़मीनों के रेट भी बहुत ज़बरदस्त है, ऊपर से जो फसलें वगैरह हैं वो बढ़िया तरीके से हो पाती हैं। तो यहाँ के किसानों को आप देखते हो कि बढ़िया इनके पास कार वगैरह सब कुछ रहती है यहाँ के किसानों के पास। पर अगर आप बिहार के किसान को, छत्तीसगढ़ के किसान को इनसे कंपेयर करोगे तो दोनों में बहुत अंतर देखने को आपको मिलेगा। उनके पास ट्रैक्टर भी नहीं है। आज भी ऐसी जगह है जहाँ पर बारिश पर डिपेंड है खेती, सिर्फ और सिर्फ हल वगैरह से खेती करते हैं लोग, ठीक है। ट्रैक्टर नहीं है, कुछ इक्विपमेंट्स नहीं है उनके पास खेती करने के लिए। पैसे की कमी भी भारत में आज बहुत है। कुछ एरिया में तो दिक्कत नहीं है, पर कुछ एरिया ऐसा पड़ा है आज भी जहाँ पे खेती करना बड़ी मुश्किल बात है, ठीक है। ज़मीन है बोने लायक, रिसोर्सेज की वजह से, पैसे की वजह से नहीं उगा पा रहे हैं वहाँ पे हम फसलें। अगली कमी है हमारी भूमि सुधारों की कमी, यानी कि लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं पूरे भारत में। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब यही है कि ज़मीन को नापा जाए प्रॉपर तरीके से, ज़मीन को अच्छा बनाया जाए, जो ज़मीन खेती के लायक है उसको खेती के लायक बनाया जाए। तो उन चीज़ों पर गवर्नमेंट काम कर रही है और चीज़ें धीरे धीरे सुधरेंगी भारत में भी। तो जो ज़मीन जो है खेती लायक है और वेस्ट पड़ी हुई है उसमें हमें सुधार करना चाहिए। लैंड रिफॉर्म्स की ज़रूरत है भारत को। हम क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय खेती में कमियां पड़ रही हैं, तो ये सारी कमियां हैं। उसके बाद अगली कमी है हमारी, जो खेत है हमारे वो बिखरे पड़े हुए हैं। अब बिखरे हुए खेत हैं तो इससे भी बड़ी दिक्कत हो। जैसे यूरोप की कंट्रीज़ जो हैं, यूरोप में मेनली क्या करते हैं लोग, एक बड़े से एरिया में जितने भी खेत है ना सबको एक साथ उगाते हैं। वो जैसे जितने भी किसान हैं वो सारे एक साथ मिलकर काम करते हैं। अगर मान लो एक टाइप के खेत होंगे, सबको एक साथ अगर ट्रैक्टर से जो है वो जोता जाएगा, ठीक है, उसके अलावा एक तरीके से इरिगेशन फैसिलिटी दी जाएगी, यानी पानी पहुंचाया जाएगा, तो कितनी आसान होगा वहाँ पे खेती करना। तो अगर भारत में एक आदमी का खेत है यहाँ पे, एक खेत है कहीं और, तो खेत बिखरे पड़े हैं,
एक ने गेहूं बो दिया, एक ने कुछ और फसल बो दी, एक ने कुछ और फसल बो दी, तो क्या प्रोडक्शन निकलता, उससे कुछ प्रोडक्शन नहीं निकल पा रहा। अगर पूरे एरिया में गेहूं बो दें, सारे एरिया में सारे किसान आपस में मिल के खेती करें, ठीक है, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, कॉस्टिंग कम आएगी। मान लो एक आया पानी देने वाला, तो उससे ही पानी सारे खेतों में पहुंच जाएगा। एक ट्रैक्टर वाला बुलाया, वही सारे खेतों को कर देगा। तो जब एक समय पे आप काम करवाते हो, एक ही जैसा एक ही सीज़न में होंगी, सारी चीज़ें टाइम से होंगी, सीज़न में होंगी, ठीक है, तो क्या होगा, प्रॉपर एक तरह की फसल हो पाएगी और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, पक्की बात है ये। पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अलग अलग आदमियों के अलग अलग खेत हैं, हदबंदी नहीं हो रखी, किसी का खेत कहीं पे है, किसी का खेत कहीं पे, बिखरे पड़े हुए खेत हैं। तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है जिनसे कि हमारी खेती प्रभावित होती है, ठीक है। बिखरे हुए खेतों से क्या होता है, प्रोडक्शन में कमी आती है। अगली कमी है भारत की खेती में वाणिज्यकरण का अभाव। वाणिज्यकरण को इंग्लिश में बोलते हैं कमर्शियलाइजेशन। तो जो हमारी फसलें हैं उनको हम ढंग से बेच नहीं पाते, इंटरनेशनल मार्केट में हमारी फसलें नहीं बिकती। तो अभी भारतीय फसलों का कमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ है, कम रेट्स पे इंडियन जो किसान हैं उनकी फसलें बिकती हैं। उसके बाद अगली प्रॉब्लम है हमारी अल्प बेरोजगारी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। जो किसान खेती करता है उसे काम सिर्फ 4 से 6 महीने ही मिल पाता है, बाकी पूरे साल वो खाली रहता है। तो ये क्या है, अल्प बेरोजगारी है किसानों में, ठीक है। उन्हें काम कम मिलता है क्योंकि फसल जो है एक ही सीजन में होती है। तो अगर मान लो किसी ने गेहूं लगा दिए, जब तक गेहूं पैदा हो रहे हैं तब तक ही है उसका काम। अगर उसने गेहूं काट लिए उसके बाद वो खाली बैठना पड़ेगा उसे, क्योंकि खेत को भी कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ना पड़ता है। तो किसान जो है वो कुछ ही टाइम के लिए रोजगार पाते हैं, बाकी समय वो साल में खाली रहते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा अब आखिरी प्रॉब्लम है हमारी मिट्टी की दिक्कत, भूमि का निम्नीकरण, इंग्लिश में बोलेंगे डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, यानी डिग्रेड हो रही है ज़मीन, मिट्टी जो है ख़राब हो रही है। अब ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे हैं, उसकी वजह से भारत की मिट्टी जो है वो ख़राब हो रही है। उसके अलावा जो बहुत सारे एरिया ऐसे है जहाँ पे नमक वगैरह ज़्यादा है मिट्टी में, वो मिट्टी ख़राब हो गई है। जहाँ पे ज़्यादा फ्लड वगैरह आती हैं, बाढ़ वगैरह आती हैं, तो उस एरिया में भी ज़मीन सारी ख़राब हो जाती है। तो बाढ़ के आने से, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स के यूज़ होने से, जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं या पेस्टिसाइड्स होते हैं, यानी कि जो कीटनाशक होते हैं, उनका स्प्रे करने से, ठीक है, ज़्यादा दवाइयाँ मारने से क्या हो गया, हमारी यहाँ की ज़मीन जो है वो ख़राब होती जा रही है। तो सॉइल जो है उसकी जो क्वालिटी थी, उसकी जो फर्टिलिटी थी, वो कम होती जा रही है। तो मिट्टी का डिग्रेडेशन यानी सॉइल का डिग्रेडेशन भी बहुत बड़ी समस्या है भारत के लिए। तो ये थी कुछ मेन प्रॉब्लम्स जो कि इंडियन खेती में है। भारतीय किसान भी और इंडियन गवर्नमेंट भी दोनों ही इसको सुधारने में लगे हुए हैं और आशा है हम आगे इन चीज़ों को सुधार लेंगे। आज के टाइम पे भी भारत जो है वो खेती के मामले में बहुत आगे है, ठीक है। हर चीज़ में आप देखते हो भारत प्रोडक्शन में नंबर 1 या 2 रहता है। भारत की खेती बहुत अच्छी है, पर जो ये और एरिया बचा है, जो ख़राब एरिया है, उसको भी सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए और अच्छे से गवर्नमेंट इस पर लगी भी हुई है। आपको इस चैप्टर में मेनली ये समझना था कि भारत में कौन सी फसल कहाँ पर होती है, कैसे होती है, कहाँ कहाँ पे फसलें हो सकती हैं और खेती में प्रॉब्लम्स क्या थी। तो सारी चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ ली हैं, एक एक चीज़ को हमने कवर कर लिया है। अब बस आपका काम बचा है, आपको वीडियोस को देखना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना है। अगर आप इस चैनल पे आ गए हो ना, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस करा दिया है। यहाँ पे मैंने आपको पहले तो सारी वीडियोस पढ़ाई हैं, उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं, फिर मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए हैं, सैम्पल पेपर भी कराए हैं, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, चाहे वो MCQ क्वेश्चन हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे आपका मैप वर्क हो, जो कुछ भी आपके एग्जाम्स में आएगा वो मैंने सब कुछ आपको यहाँ पे कराया है। बस आप क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करना और यहाँ पे बैठ के बस पढ़ते रहना, ठीक है। मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे कवर करा दिया है। तो अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स PDF चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।